नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास 9th एनसीईआरटी इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड की सीरीज में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये शब्द सुनते ही दिमाग में 3 शब्द आते हैं: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। बिल्कुल। ये आज दुनिया के हर लोकतंत्र की नींव में है ना? हम इन्हें अपने संविधान में पढ़ते हैं, भाषणों में सुनते हैं और मतलब ये मानकर चलते हैं कि ये तो हमेशा से थे। सही बात है, फॉर ग्रांटेड लेते हम। हाँ। पर ऐसा है नहीं। इन आइडियाज की भी एक जन्मभूमि है, एक बहुत ही तूफानी कहानी है। हाँ। और वो कहानी शुरू होती है फ्रांस से। और कमाल की बात ये है कि ये आइडियाज किसी शांत यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पैदा नहीं हुए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सड़कों पर, संघर्ष में और क्रांति की आग में तप कर निकले हैं। इसीलिए जब हम एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हम सिर्फ फ्रांस के इतिहास की बात नहीं कर रहे। हम असल में उस पूरी मॉडर्न पॉलिटिकल लैंग्वेज की डीएनए को समझ रहे होते हैं, जिसे आज मतलब पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। मतलब ये कि इसने पूरी दुनिया को एक नई वोकैबुलरी दी, एक नई भाषा दी सोचने की। बिल्कुल। इस क्रांति ने राजशाही यानी मोनार्की को उसे जड़ से उखाड़ फेंका, और सिर्फ राजा को नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को खत्म किया जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों पर मतलब प्रिविलेजेस पर चलता था। अच्छा। और पहली बार डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन के जरिए ये आइडिया सामने आया कि अधिकार किसी राजा या भगवान की देन नहीं बल्कि हर इंसान का जन्म सिद्ध हक है। और ये आइडिया तो जैसे जंगल की आग की तरह फैला होगा। फैला, और खूब फैला। आप देखिए 20वीं सदी में भारत से लेकर वियतनाम तक और साउथ अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक जितने भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हुए हैं, हाँ, यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ आज़ादी की लड़ाइयाँ हुई, उन सब ने कहीं ना कहीं इन्हीं आइडियाज से प्रेरणा ली। हाँ, सब ने इसे अपने अपने हिसाब से समझा, रीइंटरप्रेट किया, लेकिन वो जो एक चिंगारी थी वो फ्रांस से ही आई थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ाई लड़ रहे थे उसकी वैचारिक जड़ों में फ्रांसीसी क्रांति का भी योगदान था। इसका मतलब तो ये हुआ कि 1789 में पेरिस की सड़कों पर जो हो रहा था उसका असर आज हमारी जिंदगियों पर भी है। निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, आधुनिक दुनिया की कहानी सिर्फ आज़ादी और लोकतंत्र की एक खूबसूरत कहानी नहीं है। इसमें एक डार्क साइड भी है। हाँ, बिल्कुल। इसमें बेहिसाब हिंसा, अत्याचार और विनाश की कहानियां भी शामिल हैं, जैसा कि हम आगे रशियन रेवोल्यूशन और नाजिज्म जैसे चैप्टर्स में देखेंगे। पर उस सब की शुरुआत एक खास दिन, एक खास शहर में, एक खास घटना से हुई, जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो फिर चलिए उस बड़ी तस्वीर को छोड़कर सीधा उस दिन की सुबह में चलते हैं। तारीख है 14 जुलाई 1789। पेरिस शहर का माहौल कैसा था उस दिन? माहौल में एक अजीब सी दहशत थी, एक अलार्म जैसी स्थिति। आजकल जैसे व्हाट्सएप पर कोई अफवाह तेजी से फैलती है और पैनिक क्रिएट कर देती है, हाँ। कुछ वैसा ही, बस माध्यम अलग थे। हवा में खबर तैर रही थी और वो बहुत डरावनी थी। क्या अफवाह थी वो? अफवाह ये थी कि राजा किंग लुई 16 ने अपनी सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया है और वो किसी भी वक्त आम नागरिकों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे सकती है। बाप रे। अब सोचिए, ये खबर उस जनता पर क्या असर करेगी जो पहले से ही महंगाई और भुखमरी से त्रस्त है। ये एक क्लासिक फियर मॉन्गरिंग टैक्टिक थी। ये तो बहुत डरावनी सिचुएशन है। ऐसी स्थिति में तो आमतौर पर लोग डर कर अपने घरों में छिप जाते हैं, पर पेरिस के लोगों का रिएक्शन क्या था? क्या वो डर गए? नहीं, बिल्कुल उल्टा हुआ, और यही इस क्रांति की खास बात है। अच्छा। पेरिस के टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने सिर्फ नारेबाजी नहीं की, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। क्या? उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी खुद की सेना बनाएंगे, एक पीपल्स मिलिशिया, या जिसे हम जनसेना कह सकते हैं। अपनी खुद की सेना? ये तो सीधे सीधे राजा की अथॉरिटी को चैलेंज करना हुआ। यही तो क्रांति थी। उस जमाने में सेना सिर्फ राजा की होती थी, उसकी ताकत का प्रतीक। आम लोगों का अपनी सेना बनाने का सोचना भी मतलब देशद्रोह माना जाता। तो ये एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल। लेकिन सेना बनाने के लिए हथियार चाहिए, तो ये भीड़ हथियारों की खोज में सरकारी इमारतों पर धावा बोलने लगी। और इसी खोज में वो उस जगह पहुंचे जिसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, द बेस्टील। हाँ, हथियारों की तलाश में ये भीड़ शहर के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ी, जहां बैस्टील का किला था। ये किला एक जेल भी था और लोगों को उम्मीद थी कि वहां उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद मिलेगा। तो वहां क्या हुआ? क्या उन्हें हथियार मिले? वहां एक खूनी लड़ाई हुई।
भीड़ और किले के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें बैस्टील का कमांडर मारा गया। आखिरकार भीड़ ने किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वहां के कैदियों को आजाद कर दिया। अच्छा। लेकिन यहाँ 1 मिनट रुकिए। क्या? आपको पता है कितने कैदी थे अंदर? कितने? 100, 200। सिर्फ 7? क्या? सिर्फ 7? मतलब इतनी बड़ी लड़ाई, कमांडर मारा गया, पूरा किला तोड़ दिया और अंदर सिर्फ 7 कैदी थे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। फिर ये सब किसके लिए हो रहा था? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही इस घटना का सबसे जरूरी पहलू है। वो लड़ाई उन 7 कैदियों के लिए थी ही नहीं। असल में बैस्टील से पूरा पेरिस नफरत करता था। क्यों? क्योंकि वो राजा की डिस्पोटिक पावर, यानी उसकी तानाशाही और निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। वो उस अन्यायपूर्ण सिस्टम की सबसे बड़ी निशानी थी। इसे थोड़ा और आसानी से समझाइए, मतलब सिंबल कैसे? देखिए, बेस्टील एक ऐसी जेल थी जहां किसी को भी बिना किसी ट्रायल या सुनवाई के सिर्फ राजा के आदेश पर सालों के लिए बंद किया जा सकता था। ओहो। वो इस बात का प्रतीक था कि आम इंसान की कोई सुनवाई नहीं है, कानून राजा की मर्जी है। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी किसी बाहुबली नेता का किला या बंगला होता है जो उसके अन्याय और कानून से ऊपर होने का सिंबल बन जाता है। समझ गई। बस्टील फ्रांस के राजा के लिए वही था, तो उसे तोड़ने का मतलब सिर्फ एक इमारत को गिराना नहीं था, बल्कि उस पूरे अन्याय के सिस्टम की नींव पे हमला करना था। ये कहना था कि अब हम तुम्हारी मनमानी नहीं सहेंगे। प्रिसाइसली। और लोगों ने अपने इस गुस्से का इजहार कैसे किया, वो भी कमाल का है। उन्होंने किले को ईंट दर ईंट तोड़ दिया और उसके पत्थर के टुकड़ों को क्या किया? बाजारों में बेचा गया उन लोगों को जो इस विनाश की याद को संजोकर रखना चाहते थे, एक सुवेनियर की तरह। अरे वाह, मतलब ये उस जमाने का प्रोटेस्ट मर्चेंडाइज था। कमाल है। लोग अपने घर में जुल्म के टूटे हुए प्रतीक को सजा रहे थे। ये तो अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। बिल्कुल। और उस जमाने के आर्टिस्ट ने इस घटना के कई प्रिंट्स बनाए जो घर घर पहुंचे। ये उस दौर का वायरल कंटेंट था जो लोगों को बता रहा था कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो बैस्टील का गिरना सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। इसके बाद और भी दंगे हुए। हाँ, इसके बाद पेरिस और देश के दूसरे हिस्सों में भी दंगे भड़क उठे। पर इन सब दंगों के पीछे, बैस्टील पर हमले के पीछे, क्या सिर्फ राजा की तानाशाही का गुस्सा था या कोई और भी वजह थी जो लोगों को सड़कों पर ला रही थी? एक बहुत बड़ी और बहुत बुनियादी वजह थी, रोटी की बढ़ती कीमतें। अच्छा, पेट का सवाल। बिल्कुल, आम आदमी के पेट का सवाल था। ज्यादातर लोग जो सड़कों पर थे वो मजदूर थे, गरीब थे, और उनके लिए लिबर्टी के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से ज्यादा जरूरी था अपने परिवार का पेट पालना। और जब रोटी उनकी पहुंच से बाहर हो गई तो उनका गुस्सा सैलाब बनकर फूट पड़ा। और बाद में जब इतिहासकारों ने इस पूरी कड़ी को देखा तब उन्हें समझ आया कि 14 जुलाई की वो सुबह तो बस एक ट्रेलर थी, एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स की शुरुआत जिसका अंत फ्रांस के राजा की फांसी पर हुआ। सही बात है। लेकिन उस वक्त, उस दिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। सही कहा। उस दिन तो ये बस भूख और अफवाह से जन्मा एक हिंसक प्रदर्शन था, लेकिन इसने एक ऐसी चिंगारी लगा दी जिसने पूरे फ्रांस को अपनी चपेट में ले लिया। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या? आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों? ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि एक रोटी के लिए शुरू हुआ विरोध एक राजा के अंत और एक नए युग की शुरुआत का कारण बन गया? तो इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि कैसे डर, अफवाह और भूख से शुरू हुई एक घटना एक बहुत बड़ा सिंबल बन सकती है और एक पूरे सिस्टम को हिला सकती है। ये सिर्फ एक किले का गिरना नहीं था, ये लोगों के मन से राजा के डर का गिरना था। बिल्कुल। स्थिति एक बारूद के ढेर जैसी थी और बास्टील पर हमला वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। ये कैसे और क्यों हुआ, इसे गहराई से समझने के लिए हमें उस समाज को देखना होगा जो इस घटना से पहले मौजूद था। हमें 18वीं सदी के फ्रांस की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 18वीं सदी के फ्रांस का समाज कैसा था और वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस क्रांति की नींव रखी। ठीक है, तो अब हम 18वीं सदी के अंत में जो फ्रांसीसी समाज था उस पर चर्चा करेंगे। ये वो दौर था जिसे अक्सर ओल्ड रिजीम कहा जाता है, मतलब 1789 की क्रांति से ठीक पहले का फ्रांस। बिल्कुल। और इस समाज को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है एक तस्वीर, एक कार्टून जो उस दौर में बहुत फेमस था। अच्छा। हाँ, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। एक मकड़ी और एक मक्खी। एक मोटा ताजा आराम से बैठा हुआ नोबल है, वो मकड़ी है, और एक गरीब किसान
जो मक्खी है वो उसके लिए अनाज, फल, पैसा सब कुछ लेकर आ रहा है। और मकड़ी बस? मकड़ी बस बैठी है, वो उसे एक नज़र देखने की भी परवाह नहीं करती। ये तस्वीर उस पूरे शोषण को एक फ्रेम में दिखा देती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी जाल की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। ये किन धागों से बुना गया था और वो कौन सी मक्खियां थीं जो इसमें फंसी हुई थी। हाँ, और इसी बनावट को कहते थे 3 एस्टेट्स। 3 एस्टेट्स। ये एक सामाजिक पिरामिड जैसा था। 3 परतें थी। तो सबसे ऊपर कौन थे? सबसे ऊपर फर्स्ट एस्टेट, यानी चर्च के लोग, जिन्हें क्लर्जी कहते थे। पादरी वगैरह। हाँ, बिशप, पादरी, आबादी का बहुत छोटा हिस्सा, लेकिन जमीन और प्रभाव के मामले में बहुत बहुत बड़ा। ठीक है, और उनके ठीक नीचे? उनके नीचे थे सेकंड एस्टेट, यानी कुलीन वर्ग, नोबिलिटी। ये राजा महाराजा वाले लोग। हाँ, जिनके पास जन्म से टाइटल्स थे, बड़ी बड़ी जागीरें थीं, जिनकी पीढ़ियां सेना और सरकार में ऊंचे पदों पर थीं। ये दोनों, क्लर्जी और नोबिलिटी, मिलकर वो मकड़ी थी जो जाल के सेंटर में बैठी थी। एग्जैक्टली। और फिर आता था वो विशाल फैला हुआ जाल, द थर्ड एस्टेट। और इसमें तो फिर सब आ गए। इसमें कौन नहीं था? बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर वकील, व्यापारी। अच्छा, बिजनेसमैन और वकील भी थर्ड एस्टेट में थे? हाँ, यही तो मजे की बात है। वो भी, और उनके साथ साथ किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर, सब। मतलब फ्रांस की लगभग पूरी आबादी? करीब 97% आबादी, ये सब वो मक्खियां थीं। यहाँ पर एक आंकड़ा है जो मुझे चौंका देता है। इस 97% आबादी का भी 90% हिस्सा किसानों का था। हाँ, 90%। लेकिन जब हम जमीन के मालिकाना हक को देखते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% लोग किसान हैं, पर जमीन के मालिक वो नहीं हैं। तो जमीन किसके पास थी? करीब 60% जमीन पर या तो नोबल्स का कब्जा था, या चर्च का, या फिर थर्ड एस्टेट के ही कुछ बहुत अमीर लोगों का। तो ज्यादातर किसान या तो किराए पर खेती करते थे, या किसी की जमीन पर दिहाड़ी मजदूरी। ये कुछ वैसा ही पावर स्ट्रक्चर था जैसा हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम में था। सही बात है, मेहनत कोई और करे और मलाई कोई और खाए। एक मिनट, आपने कहा कि थर्ड एस्टेट में बड़े बिजनेसमैन और वकील भी थे, तो क्या उन्हें भी किसानों की तरह ट्रीट किया जाता था? मतलब क्या एक अमीर व्यापारी और एक भूमिहीन मजदूर, क्या वो एक ही नाव में सवार थे? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, वो एक नाव में नहीं थे, लेकिन वो एक ही जाल में फंसे थे। अच्छा। भले ही जाल के अलग अलग कोनों में। देखिए, अमीर बिजनेसमैन के पास पैसा था, लेकिन सम्मान और अधिकार नहीं थे। मतलब वो सेना में ऊंचा पद नहीं पा सकता था। क्यों? हाँ। क्योंकि वो जन्म से नोबल नहीं था, उसे भी टैक्स देने पड़ते थे, जबकि शायद उससे कम कमाने वाला कोई नोबल एक पैसा टैक्स नहीं देता था। समझ गई। हाँ। तो किसानों का शोषण शारीरिक और आर्थिक था। हाँ। जबकि इस नए पढ़े लिखे वर्ग का दर्द, अपमान और अवसरों की कमी का था। बिल्कुल। जाल का हर धागा अलग तरह से चुभ रहा था, और सबसे मोटा और मजबूत धागा था टैक्स का। हाँ, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा था। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि पहले 2 एस्टेट्स, हाँ। यानी क्लर्जी और नोबिलिटी, हाँ। को जन्म से ही कुछ खास प्रिविलेजेस मिले हुए थे। और सबसे बड़ा प्रिविलेज था टैक्स से छूट, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। सोचिए, देश का पूरा खर्चा, सेना का रखरखाव, सरकारी दफ्तर चलाना, यूनिवर्सिटीज, हाँ। और वो वर्साई के महल का बेहिसाब खर्चा। हाँ, वो सब, उन सब का बोझ कौन उठा रहा था? सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट। मतलब जो सबसे अमीर और शक्तिशाली हैं वो 1 रुपया टैक्स नहीं देंगे, और जो गरीब किसान और मजदूर हैं उन्हीं से सब वसूला जाएगा। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, जैसा आपने कहा, ये अपमान की बात थी। ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी थी, मतलब सिस्टम ही ऐसा बना था। और ये टैक्स का बोझ भी कई परतों में था, है ना? हाँ, कई परतों में। चर्च अपना अलग टैक्स वसूलता था, जैसे टाइथ कहते थे। टाइथ, ये क्या था? ये किसानों की कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था। मतलब अगर आपने 10 बोरी अनाज उगाया तो 1 बोरी सीधी चर्च को चली जाएगी, बिना कुछ किए। बाप रे। और सरकार? फिर एक डायरेक्ट टैक्स था, टाइल, जो सीधे राजा को जाता था। और इसके ऊपर से अनगिनत इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे नमक या तंबाकू जैसी रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स। ये आज के जीएसटी जैसा समझ लीजिए। आप कुछ भी खरीदें, उसका एक हिस्सा सरकार को जाएगा। मतलब हर तरफ से आम आदमी को निचोड़ा जा रहा था। और बात यही खत्म नहीं होती। नोबल्स को कुछ सामंती अधिकार, यानी फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिले हुए थे। इसके बारे में बताइए थोड़ा। जैसे वो किसानों से फ्यूडल ड्यूज वसूलते थे, और इसके अलावा किसानों की ये जिम्मेदारी भी थी कि वो अपने लॉर्ड यानी मालिक के घर और खेतों में मुफ्त में काम करें। मुफ्त में? हाँ,
एक तरह की बेगारी, या फिर जरूरत पड़ने पर सेना में सेवा दें या सड़कें बनाने में मदद करें। ये तो बंधुआ मजदूरी जैसा सिस्टम हो गया। बिल्कुल। और इसी शोषण को देखकर एक अंग्रेज यात्री आर्थर यंग ने जो लिखा वो आज भी डरावना लगता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है उसके बारे में। वो 1787 से 89 के बीच फ्रांस में था, है ना? हाँ, और ये एक बाहरी आदमी का नजरिया है जो शायद ज्यादा साफ साफ देख पा रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा। क्या लिखा था? उसने लिखा, जो कोई भी अपने गुलामों से, और वो भी बुरे बर्ताव वाले गुलामों से, अपनी सेवा कराने का फैसला करता है, उसे पूरी तरह से पता होना चाहिए कि ऐसा करके वो अपनी संपत्ति और अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। साथ खाना खाना पसंद करता है, उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए अगर किसी दंगे में उसकी बेटी का अपहरण हो जाए या उसके बेटे का गला काट दिया जाए। ये 1787-88 में लिखा जा रहा है, क्रांति से ठीक पहले। हाँ, वो हवा में उस तनाव को, उस आने वाले भयानक तूफान को महसूस कर सकता था। ये पढ़कर तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक भारी आदमी भी देख सकता था कि फ्रांस बारूद के ढेर पर बैठा है। बिल्कुल। तो ये था वो सामाजिक और आर्थिक जाल। लेकिन इसमें एक और चीज हो रही थी जिससे ये जाल और भी कसता जा रहा था। आबादी का बढ़ना। हाँ, 1715 से 1789 के बीच, मतलब करीब 75 सालों में फ्रांस की आबादी 2.3 करोड़ से बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। 50 लाख लोग बढ़ गए। अब आबादी बढ़ी तो खाने की मांग भी बढ़ी, खास तौर पर अनाज की। लेकिन अनाज का उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। बेसिक इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी है। नतीजा महंगाई। हाँ, रोटी जो आम लोगों का मुख्य भोजन थी, जिसे स्टेपल डाइट कहते हैं, उसकी कीमतें आसमान छूने लगीं। इससे आज के भारत से जोड़कर देख सकते हैं। जब प्याज या टमाटर के दाम अचानक 150-200 रुपए किलो हो जाते हैं तो एक मिडिल क्लास और गरीब परिवार का बजट कैसे बिगड़ जाता है। बिल्कुल। फ्रांस में हर रोज यही हो रहा था, और मजदूरों की जो तनख्वाह थी वो उस महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। तो अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। बहुत ज्यादा। अमीर और अमीर हो रहा था और गरीब की थाली से रोटी भी गायब हो रही थी। और ऊपर से जब कभी सूखा पड़ जाता या ओले गिर जाते तो फसल बर्बाद। और इससे हालात इतने बदतर हो जाते थे जिसे हमारे सोर्सेज में सब्सटेंस क्राइसिस कहा गया है। सब्सटेंस क्राइसिस, ये सिर्फ महंगाई जैसा शब्द नहीं है। नहीं, ये बहुत गंभीर शब्द है। इसका मतलब है एक ऐसी चरम स्थिति जब जीने के बुनियादी साधन भी खतरे में पड़ जाएं। मतलब आपके पास कल खाने को रोटी होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, और इससे फिर दंगे होते थे, लोग कमजोरी से बीमारियों का शिकार होते थे और मौतें होती थी। ये एक दुष्चक्र था। पर ऐसा तो नहीं था कि इससे पहले किसानों और मजदूरों ने विद्रोह नहीं किया था। इतिहास में तो ऐसे कई विद्रोह हुए होंगे। हुए थे, बिल्कुल हुए थे। लेकिन उनमें एक कमी थी। उनके पास एक तो साधनों की कमी थी और दूसरा एक ठोस प्रोग्राम नहीं था कि इस सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को पूरी तरह से कैसे बदला जाए। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाँ, ये काम किया थर्ड एस्टेट के भीतर से उभरे एक नए समूह ने, जिसे हम आज मिडिल क्लास कहते हैं। ये वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे और जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से पैसा कमाया था। ये वो मक्खियां थीं जो अब अपने लिए पंख उड़ा रही थीं। ये कौन लोग थे? या फिर ऊनी और रेशमी कपड़ों जैसे सामान की मैन्युफैक्चरिंग से दौलत कमाई थी। इसमें व्यापारी और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा वकील और प्रशासनिक अधिकारी जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। और इनकी सोच, इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। हाँ, ये मानते थे कि समाज में किसी भी ग्रुप को जन्म के आधार पर विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। A person's social position must depend on his merit. सही बात है। एक व्यक्ति की सामाजिक हैसियत उसकी योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए, न कि उसके खानदान पर। और इसी हताशा को एक आवाज दी क्रांतिकारी नेता जॉर्जेस डॉन्टन ने। हाँ, उनका वो खत बहुत कुछ कहता है। वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए लिखते हैं, पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। सेना में जाने का विकल्प मेरे लिए खुला नहीं था, क्योंकि मैं जन्म से नोबल नहीं था। राइट। चर्च भी मुझे पनाह नहीं दे सका। मैं कोई ऑफिस खरीद नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास एक पैसा नहीं था। और फिर वो लिखते हैं कि इस सिस्टम ने हमें शिक्षा तो दी, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र नहीं दिया जहां हमारी प्रतिभा का उपयोग हो सके। ये तो आज के उस युवा की फ्रस्ट्रेशन जैसी है जिसके पास डिग्री तो है, लेकिन सिस्टम में पहचान या जुगाड़ ना होने की वजह से उसे सही मौका नहीं मिल रहा। बिल्कुल, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी
और इसी प्रॉब्लम को इंटेलेक्चुअली चैलेंज करने के लिए सामने आए उस दौर के दार्शनिक। हाँ, द फिलोसोफर्स। ये वो लोग थे जो इस जाल को काटने के लिए वैचारिक कैंची तैयार कर रहे थे, जैसे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने राजा के दैवीय अधिकारों को चुनौती दी। हाँ, द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। उन्होंने अपनी किताब 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में इस सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, राजा भगवान का प्रतिनिधि नहीं है, उसे अपनी शक्ति जनता से मिलती है। फिर जीन जैक रूसो ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। रूसो ने एक ऐसी सरकार का प्रस्ताव रखा जो जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हो। मतलब सरकार की लेजिटिमेसी का सोर्स जनता है, कोई भगवान या राजा नहीं। और फिर मॉन्टेस्क्यू, जिनकी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज ने सरकार के अंदर शक्ति के विभाजन का प्रस्ताव रखा। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हाँ, पावर को 3 हिस्सों में बांटा जाए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये विचार आज हमें बहुत सामान्य लगते हैं क्योंकि भारत समेत ज्यादातर लोकतंत्र इसी मॉडल पर बने हैं, लेकिन उस वक्त ये एक धमाके की तरह होंगे। बिल्कुल। अच्छा, क्या इन दार्शनिकों के बीच भी कोई मतभेद था? जैसे क्या रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर्स में कोई टकराव था? कौन सा विचार ज्यादा खतरनाक माना जाता था? ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, बिल्कुल टकराव था। रूसो का जनरल विल या सामूहिक इच्छा का जो विचार था वो बहुत रेडिकल था। ये कहता था कि जनता की सामूहिक इच्छा ही सर्वोच्च है, जो कभी-कभी तानाशाही का रूप भी ले सकती है। जबकि मॉन्टेस्क्यू का मॉडल ज्यादा सतर्क था, वो शक्ति को बांटकर किसी एक के हाथ में पूरी ताकत आने से रोकना चाहते थे, ताकि लोगों की आजादी सुरक्षित रहे। बिल्कुल। राजशाही के लिए तो दोनों ही विचार खतरनाक थे, लेकिन रूसो का विचार ज्यादा विस्फोटक था क्योंकि वो सीधे सीधे पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी जन संप्रभुता की बात करता था। और ये नए विचार सिर्फ कुछ किताबों तक सीमित नहीं रहे, ये उस जमाने के सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सालून्स और कॉफी हाउस में गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बने और किताबों और अखबारों के जरिए लोगों में फैले। और जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनके लिए ग्रुप्स में इन्हें जोर जोर से पढ़ा जाता था। तो एक तरफ राजा और कुलीन वर्ग अपनी पुरानी दुनिया में जी रहे थे और दूसरी तरफ लोगों के दिमाग में एक नई दुनिया का नक्शा तैयार हो रहा था। ये थी उस समाज की रूपरेखा। एक तरफ शोषण, असमानता और हताशा का सदियों पुराना जाल, और दूसरी तरफ स्वतंत्रता, समानता और मेरिट पर आधारित समाज के नए धारदार विचार। मकड़ी और मक्खी के इस रिश्ते को अब चुनौती मिल रही थी। हर तरफ से दबाव बन रहा था, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक। इट वॉज अ परफेक्ट स्टॉर्म इन द मेकिंग। और इसी टकराव ने उस जमीन को तैयार किया जिस पर क्रांति का बीज बोया जाना था। अब सवाल ये नहीं था कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल ये था कि ये बदलाव कब और कैसे होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन हालातों ने उस महाविस्फोट को कैसे जन्म दिया जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम क्रांति की शुरुआत पर चर्चा करेंगे। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि राजा लुई 16 की तिजोरी खाली थी और उसे टैक्स बढ़ाने थे। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि एक मामूली टैक्स बढ़ाने की कोशिश कुछ ही हफ्तों में पूरे फ्रांस को जलाने वाली आग में कैसे तब्दील हो गई। हाँ। क्योंकि ये कोई आज के जमाने जैसा तो था नहीं कि बस एक अनाउंसमेंट कर दी और टैक्स बढ़ गए। उस पुराने फ्रांस में, जिसे ओल्ड रेजीम कहते हैं, राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता था। बिल्कुल। उसे एस्टेट्स जनरल नाम की एक पॉलिटिकल बॉडी की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। अच्छा। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं कि संसद जैसी थी। अच्छा। जिसमें तीनों एस्टेट्स यानी क्लर्जी, नोबिलिटी और आम लोग अपने प्रतिनिधि भेजते थे। ओके। लेकिन इसमें एक पेच था। ये मीटिंग कब बुलानी है, इसका फैसला सिर्फ राजा कर सकता था। और पिछली बार ये मीटिंग हुई थी 1614 में। 1 मिनट, 1614 मतलब 175 साल। हाँ, 175 साल। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी को भी इसके नियम कायदे ठीक से पता नहीं होंगे। कई पीढ़ियां निकल गईं। एग्जैक्टली, यही तो सारा खेल था। किसी की लिविंग मेमोरी में ये था ही नहीं कि ये काम कैसे करता है। तो इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाने की कोशिश की गई। बिल्कुल। तो 5 मई 1790 को जब लुई 16 ने वर्साई के आलीशान महल में ये मीटिंग बुलाई, तो स्टेज पहले से ही एक बहुत कैलकुलेटेड तरीके से सेट किया गया था। कैसे? फर्स्ट और सेकंड स्टेट यानी पादरी और अमीर वर्ग के 300 प्रतिनिधि आए। उन्हें आमने सामने कतारों में एक दूसरे को फेस करते हुए बैठने की जगह दी गई। बड़ा फॉर्मल सेटअप था। और थर्ड स्टेट का क्या? उनकी संख्या तो ज्यादा थी। हाँ, उनके 600 सदस्य थे, लेकिन उन्हें बैठने की जगह नहीं दी गई। क्या मतलब? उन्हें उन दोनों कतारों के पीछे खड़ा रखा गया। 1 मिनट, मतलब 300 पादरी, 300 अमीर लोग और 600 आम लोगों के प्रतिनिधि।
संख्या तो दोगुनी कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें पीछे खड़ा किया। हाँ, ये तो साफ साफ मैसेज देना हुआ कि आपकी गिनती तो है, पर आपकी हैसियत हमारे बराबर नहीं है। ये तो किसी बड़ी फैमिली मीटिंग जैसा है जहां बड़ों को सोफे पे बिठाया जाए और बाकी सबको कहा जाए कि पीछे जमीन पे बैठो। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर था जो पावर डायनामिक्स को साफ साफ दिखा रहा था। और थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? किसान मजदूर थे? नहीं, ज्यादातर अमीर और पढ़े लिखे लोग थे। वकील, व्यापारी, सरकारी अधिकारी। किसानों, कारीगरों और औरतों को तो असेंबली में घुसने नहीं दिया गया था। अच्छा। हालांकि थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधि अकेले नहीं आए थे। वो अपने साथ करीब 40,000 चिट्ठियां लेकर आए थे। 40,000 चिट्ठियां? हाँ, जिनमें आम लोगों की शिकायतें और मांगें लिखी हुई थीं। तो भले ही वो लोग खुद वहां मौजूद नहीं थे, उनकी आवाज उन चिट्ठियों के जरिए वहां तक पहुंची थी। तो वर्साइल में स्टेज तो सज गया था, लेकिन असली नाटक तो इस बात पर होना था कि फैसला कैसे लिया जाएगा। यहीं पर आके सारा खेल अटक गया है ना? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा वोटिंग सिस्टम का ही था। पुराने नियम के हिसाब से हर एस्टेट का एक वोट होता था। मतलब फर्स्ट एस्टेट का एक वोट, सेकंड का एक और थर्ड का भी एक। अरे, ये तो पूरी तरह से रिग्ड गेम था। इसका मतलब क्लर्जी और नोबिलिटी, जो आबादी का इतना छोटा हिस्सा थे, वो दोनों मिलकर हमेशा 2-1 के बहुमत से आम लोगों के किसी भी प्रस्ताव को गिरा सकते थे। बिल्कुल। उनके हित तो एक जैसे ही थे, टैक्स नहीं देना, अपने विशेषाधिकार बनाए रखना। तो थर्ड एस्टेट के सदस्य इस बात के लिए मान कैसे जाते? उन्होंने कुछ तो मांग रखी होगी। बिल्कुल, उन्होंने मांग की कि अब ये पुराना सिस्टम नहीं चलेगा, अब पूरी असेंबली को एक साथ वोट करना चाहिए और हर सदस्य का एक वोट होना चाहिए। 1 person 1 vote। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही मॉडर्न और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो उस समय के मशहूर फिलोसोफर रूसो ने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था। ये विचार हवा में तैर रहे थे और थर्ड एस्टेट के पढ़े लिखे प्रतिनिधियों ने इसे पकड़ लिया था। लेकिन राजा ने इसे रिजेक्ट क्यों किया? क्या उसे अंदाजा नहीं था कि माहौल कितना बिगड़ सकता है, या वो बस अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था? मुझे लगता है दोनों बातें थीं। उसके लिए ये अपनी सत्ता पर पकड़ बनाए रखने का सवाल था। अगर वो 1 person 1 vote की बात मान लेता तो वो इनडायरेक्टली ये स्वीकार कर लेता कि असली ताकत स्टेट्स में है, राजा में नहीं। राइट। ये उसकी एब्सोल्यूट मोनार्की के फंडामेंटल आइडिया के खिलाफ था। हाँ, तो जब राजा ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो थर्ड एस्टेट के सदस्य विरोध में असेंबली से वॉकआउट कर गए। ये एक बहुत बड़ा कदम रहा होगा। ये सिर्फ एक मीटिंग से बाहर निकलना नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम को, उस पूरी व्यवस्था को रिजेक्ट करना था जिसने उन्हें सदियों से दबाकर रखा था। बिल्कुल। वो अब खुद को किसी एक एस्टेट का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि पूरे फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानने लगे थे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो तो किसी फिल्म के सीन जैसा है। 20 जून को ये सब प्रतिनिधि वर्साय में जमा हुए, लेकिन उन्हें पता चला कि राजा ने मीटिंग हॉल पर ताला लगवा दिया। हाँ, बहाना बनाया गया कि कुछ मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन सबको असलियत पता थी। तब ये सभी प्रतिनिधि पास के ही एक इंडो टेनिस कोर्ट के हॉल में जमा हुए। टेनिस कोर्ट? हाँ, और वहां उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने राजा से पूछे बिना ही खुद को देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। दैट्स इनक्रेडिबली बोल्ड। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी जन संप्रभुत्व का ऐलान था। उनका कहना था कि असली ताकत राजा में नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रतिनिधियों यानी उनमें निहित है। वाह। और फिर उन्होंने शपथ ली कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान नहीं बना लेते जो राजा की शक्तियों को सीमित करे, तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे। इसे ही इतिहास में द टेनिस कोर्ट ओथ कहते हैं। सोचिए वो सीन, हॉल के दरवाजे बंद हैं और ये सारे प्रतिनिधि एक ऐसी जगह शपथ ले रहे हैं जो राजनीति के लिए बनी ही नहीं है। उस हॉल में उस वक्त कितनी एनर्जी, कितना गुस्सा और कितना डिफायंस होगा। और कमाल की बात यह है कि उन्हें लीड करने वाले 2 लोग खुद प्रिविलेज क्लासेस से थे। एक थे मिराबू, जो एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, और दूसरे थे एबेसियस, जो खुद एक पादरी थे। ये कैसे हुआ? और ये बात बहुत दिलचस्प है। अक्सर बड़े बदलाव की चिंगारी व्यवस्था के भीतर के लोग ही सुलगाते हैं। मिराबू और एबेसियस जैसे लोग सिस्टम की खामियों को सबसे करीब से देखते हैं। सही बात है। जब वो लोग विद्रोह करते हैं तो ये आम जनता को एक पावरफुल सिग्नल देता है कि अब सिस्टम अंदर से भी टूट रहा है और बदलाव मुमकिन है।
तो एक तरफ वर्साई में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, नेशनल असेंबली संविधान का ड्राफ्ट बनाने में लगी थी, और दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर तो आग लगी हुई थी। हाँ, बाकी पूरे फ्रांस में, खासकर पेरिस में उथल-पुथल मची हुई थी। इसकी कई वजह थीं। उस साल कड़ाके की सर्दी की वजह से फसल खराब हो गई थी। ओहो। पाव रोटी, जो आम लोगों का मुख्य भोजन थी, उसकी कीमतें आसमान छू रही थीं। ये आज के दौर में पेट्रोल या प्याज के दाम बढ़ने जैसा है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। और ऊपर से बेकरी वाले स्थिति का फायदा उठाकर जमाखोरी, होर्डिंग कर रहे होंगे। बिल्कुल, जिससे कीमतें और बढ़ गईं। मैं कल्पना कर सकता हूँ। सोचिए, एक मजदूर जो दिन भर काम करता है, या एक माँ जिसे अपने बच्चों के लिए रोटी खरीदनी है, उसे घंटों लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है, और घंटों बाद पता चलता है कि रोटी खत्म हो गई या इतनी महंगी हो गई कि वो खरीद ही नहीं सकती। वो गुस्सा नहीं, वो डेस्परेशन है, लाचारी है। और यही हुआ। गुस्साई औरतों की भीड़ ने बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया। ये स्पॉन्टेनियस एंगर था। इसी बीच राजा ने पेरिस में सेना भेजने का आदेश दे दिया। इससे तो माहौल और बिगड़ गया होगा। बहुत ज्यादा। लोगों के बीच अफवाह फैल गई कि राजा थर्ड एस्टेट के नेताओं को गिरफ्तार करने और आम लोगों पर गोली चलाने के लिए सेना बुला रहा है। और फिर आया 14 जुलाई का दिन, बैस्टिल का पतन। तो बैस्टिल ये सिर्फ एक जेल थी या इसका कुछ और मतलब था? लोग वहां क्यों गए? बैस्टिल सिर्फ एक जेल नहीं थी। वो लोगों की नजरों में राजा की निरंकुश शक्ति और जुल्म का सबसे बड़ा सिंबल थी। अच्छा। वो एक किला था जहां राजा अपने राजनीतिक विरोधियों को बिना किसी मुकदमे के बंद कर देता था। उस पर हमला करना मतलब सीधे राजा की सत्ता पर हमला करना था। राइट। वो हमला कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी। वो कई दिनों के गुस्से, अफवाहों और डर का नतीजा था। उस किले का गिरना एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। शहर में ये हो रहा था तो देहात भी शांत नहीं थे। गांव में एक अजब अफवाह फैल गई जिसे द ग्रेट फियर कहा जाता है। हाँ, ये बिल्कुल आज के सोशल मीडिया के फेक न्यूज जैसा था, जो व्हाट्सएप पर फैलता है। एक डर की लहर जो गांव-गांव फैल गई। क्या अफवाह थी? अफवाह ये थी कि जमींदारों, लॉर्ड्स ऑफ द मैनर ने लुटेरों के गिरोह बुलाए हैं जो पकी हुई फसलों को बर्बाद करने आ रहे हैं। इस डर के उन्माद में कई जिलों में किसानों ने कुदाल, बिलचे और जो भी हाथ लगा उसे उठाया और शैटो यानी जमींदारों के किलों पर हमला कर दिया। लेकिन किसानों ने जमींदारों के किलों पर हमला क्यों किया? और वो डॉक्यूमेंट्स क्यों जलाए? इसका क्या मतलब था? वो सदियों के शोषण का हिसाब बराबर कर रहे थे। उन्होंने वहां जमा किया हुआ अनाज लूट लिया और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जला दिया जिनमें उनके कर्ज और सामंती टैक्स, मेनोरियल ड्यूज का हिसाब था। अच्छा। वो कागजात उनकी गुलामी का प्रतीक थे। उन्हें जलाकर वो अपनी आज़ादी का ऐलान कर रहे थे। ये एक तरह से पूरा सिस्टम ही रीसेट करना था, जैसे किसी ने सर्वर से सारा फाइनेंशियल डेटा और लोन रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हों। जाहिर है इस हमले से डरकर बड़ी संख्या में नोबल्स अपने घर छोड़कर भाग गए होंगे। बिल्कुल, कई तो पड़ोसी देशों में चले गए और वहां जाकर बस गए। अपनी विद्रोही प्रजा की इस ताकत के सामने लुई 16 को आखिरकार झुकना पड़ा। उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। नहीं, उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये सिद्धांत भी मान लिया कि अब से उसकी शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होंगी। मतलब अब राजा तो था पर एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं रहा। उसे अब संविधान के हिसाब से चलना था। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और इसी के बाद 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक डिक्री पास करके पूरी फ्यूडल सिस्टम को ही खत्म कर दिया। ये एक ऐतिहासिक रात थी। क्या क्या खत्म हुआ उसमें? सदियों से चले आ रहे ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस खत्म कर दिए गए। पादरियों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने पड़े। टाइट्स नाम का धार्मिक टैक्स, हाँ, जो चर्च किसानों से उनकी उपज का 10वां हिस्सा वसूलता था, उसे खत्म कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली सारी जमीनें जब्त कर ली गईं। चर्च की जमीनें जब्त कर ली गई। इससे तो सरकार के हाथ बहुत बड़ी संपत्ति लगी होगी। जबरदस्त। कम से कम 2 अरब लीवरे की संपत्ति सरकार के हाथ लगी। ये एक झटके में हुआ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चरल चेंज था। तो संक्षेप में, टैक्स बढ़ाने के लिए बुलाई गई एक मीटिंग ने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसने सदियों पुराने सामंती ढांचे को ही उखाड़ फेंका। एक वोटिंग के नियम पर शुरू हुआ विवाद टेनिस कोर्ट की शपथ से होते हुए बैस्टिल के पतन और ग्रेट फियर तक पहुंचा और आखिर में राजा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, क्रांति ने अपना पहला और सबसे बड़ा पड़ाव पार कर लिया था। ओल्ड रिजीम ध्वस्त हो चुका था। अब नेशनल असेंबली के सामने चुनौती थी एक नया फ्रांस बनाने की, एक संवैधानिक राजतंत्र, अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की नींव रखने की।
हाँ, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ राजा तो रहेगा लेकिन उसकी शक्तियां कानून के दायरे में होंगी, वो मनमानी नहीं कर पाएगा। पर ये कैसे हुआ और क्या इससे सबकी मुश्किलें खत्म हो गई? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। पावर का स्ट्रक्चर तो बदल गया, लेकिन क्या असल में पावर आम आदमी के हाथ में आई? या फिर सत्ता बस पुराने एलीट्स के हाथ से निकलकर नए पढ़े लिखे बूर्जुआ एलीट्स के हाथ में आ गई? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1791 के संविधान ने फ्रांस को कैसे बदला। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे फ्रांस में राजशाही का अंत हुआ और वो एक गणतंत्र बना। और ये कहानी का वो हिस्सा है जहां चीजें बहुत बहुत तेजी से बदलती हैं। हाँ, एक तरफ राजा ने संविधान पे साइन तो कर दिया था, लेकिन बैक स्टेज कुछ और ही चल रहा था। बिल्कुल जैसे कोई दोस्त जो आपके सामने तो हाँ में हाँ मिला रहा है, पर पीठ पीछे दूसरों के साथ मिलकर आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा हो। सही बात है। लुई 16 ने प्रशिया के राजा के साथ गुप्त बातचीत शुरू कर दी थी। और सिर्फ प्रशिया ही नहीं, आस पड़ोस के दूसरे राजा भी डर गए थे। अच्छा? हाँ, उन्हें लगा कि ये जो क्रांति वाला वायरस है कहीं हमारे देश में भी ना फैल जाए। मतलब डर था कि उनकी अपनी जनता भी बगावत कर सकती है। एग्जैक्टली। तो वो सब मिलकर फ्रांस पर सेना भेजने की तैयारी कर रहे थे ताकि इस रेवोल्यूशन को कुचल सकें। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने ही अप्रैल 1792 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और ये कोई नॉर्मल युद्ध नहीं था। लोगों ने इसे राजाओं और अभिजात वर्ग के खिलाफ जनता के युद्ध के रूप में देखा। बिल्कुल, एक जबरदस्त देशभक्ति की लहरें दौड़ गई। हजारों लोग वॉलंटियर्स देश के कोने कोने से सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे। और इसी माहौल में वो मशहूर गाना मार्सेलीज सामने आया। हाँ, जिसे कवि रोजे डे लील ने लिखा था। जब मार्सेल शहर के वॉलंटियर्स पेरिस की ओर मार्च कर रहे थे तो वे इसे गाते हुए आए और बस इसका नाम ही मार्सेलीज पड़ गया। और आज ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। सोचिए, एक रेवोल्यूशनरी सॉन्ग का नेशनल एंथम बन जाना कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ वंदे मातरम ने एक जोश भरा था। सही, लेकिन इस जोश की एक कीमत थी। युद्ध ने देश पर भारी इकोनॉमिक प्रेशर डाला। बहुत ज्यादा। पुरुष तो लड़ने के लिए मोर्चे पर थे और घर पर महिलाएं, उन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। परिवार भी चलाना था और कमाई भी करनी थी। हाँ, और इसी बीच लोगों के एक बड़े वर्ग को ये महसूस होने लगा कि क्रांति को और आगे ले जाने की जरूरत है। क्यों? उन्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि 1791 का जो संविधान था वो अधूरा था। उसने राजनीतिक अधिकार सिर्फ समाज के अमीर लोगों को दिए थे। अच्छा, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी थी बस वही वोट दे सकते थे। हाँ, बाकियों को कोई अधिकार नहीं था। यहीं से पॉलिटिकल क्लब्स का महत्व बढ़ जाता है। ये उस जमाने के सोशल मीडिया ग्रुप्स या लोकल अड्डे जैसे थे, है ना? कह सकते हैं, जहां लोग सरकारी नीतियों पर बहस करते थे और अपने एक्शन प्लान बनाते थे। और इन सब में सबसे सक्सेसफुल था जैकोबिन्स का क्लब। इसका नाम पेरिस के पुराने सेंट जैकब कॉन्वेंट से मिला था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि महिलाएं भी पीछे नहीं थीं, उन्होंने भी अपने क्लब बनाए थे। तो ये जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? ये ज्यादातर समाज के कम समृद्ध, लेस प्रॉस्पेरस वर्गों से थे। जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर। अच्छा। साथ ही नौकर और दिहाड़ी मजदूर। और उनके नेता थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन्स ने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। हाँ, उन्होंने लंबी धारीदार पतलून, लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनना शुरू कर दिया, जैसी डॉक वर्कर्स पहनते थे। ये नोबल से खुद को अलग दिखाने का एक तरीका था। बिल्कुल, जो घुटने तक की ब्रीच, नी ब्रीचेस पहनते थे। मतलब एक तरह का फैशन प्रोटेस्ट था। एग्जैक्टली, एक फैशन प्रोटेस्ट, कपड़ों के जरिए अपनी राजनीति दिखाना। और इसी वजह से जैकोबिन्स को सेंस कुलॉट्स के नाम से जाना जाने लगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाली ब्रीच के। सेंस कुलॉट्स पुरुष आजादी का प्रतीक। एक लाल टोपी भी पहनते थे। हाँ, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। तो 1792 की गर्मियों तक माहौल फिर से गर्म हो गया। जैकोबिन्स ने एक बड़े विद्रोह की योजना बनाई। हाँ, पेरिस के उन लोगों के साथ मिलकर जो खाने की कमी और बढ़ती कीमतों से नाराज थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल प्याज या टमाटर के दाम बढ़ने पर गुस्सा फूट पड़ता है। सही बात है। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने तुलेरीज के महल पर धावा बोल दिया। राजा के महल पर? हाँ, राजा के गार्ड्स को मार डाला और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। अरे बाप रे। इसके बाद असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने के लिए मतदान किया। तो अब एक बड़ा बदलाव आया, नए चुनाव हुए। और इस बार 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबको वोट देने का अधिकार मिला। हाँ,
ये यूनिवर्सल मेल सफरेज की शुरुआत थी। इस नए चुनाव से जो असेंबली बनी उसे कन्वेंशन कहा गया। और 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन ने राजशाही को समाप्त कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। एक रिपब्लिक यानी ऐसी सरकार जहां लोग सरकार को चुनते हैं, जिसमें सरकार का मुखिया भी शामिल होता है। कोई वंशानुगत राजशाही नहीं। जैसे भारत एक गणतंत्र है। बिल्कुल। इसके बाद लुई 16 पर देशद्रोह, ट्रीजन का मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। और 21 जनवरी 1793 को उन्हें प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड पर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। कुछ समय बाद रानी मैरी एंटोनिएट का भी यही हश्र हुआ। तो यहाँ से शुरू होता है आतंक का राज, द रेन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 तक का समय रोबेस्पियर ने बहुत कठोर नियंत्रण और सजा की नीति अपनाई। पर क्यों? जो क्रांति स्वतंत्रता के लिए थी, वो आतंक के रास्ते पर कैसे चली गई? क्योंकि रोबेस्पियर को लगता था कि गणतंत्र दुश्मनों से घिरा है, तो जो कोई भी उसे गणतंत्र का दुश्मन लगता था, चाहे वो पुराने नोबल्स और क्लर्जी हों या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य हों, या यहाँ तक कि उसकी अपनी पार्टी के लोग जो उसके तरीकों से सहमत नहीं थे, उन्हें गिरफ्तार किया जाता, जेल में डाला जाता और फिर एक रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल द्वारा मुकदमा चलाया जाता। और अगर अदालत उन्हें दोषी पाती तो उन्हें गिलोटीन कर दिया जाता। गिलोटीन? वो 2 खंभों और एक ब्लेड वाला उपकरण? हाँ, जिससे व्यक्ति का सिर कलम कर दिया जाता है। इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर रखा गया था। रोबेस्पियर की सरकार ने तो मजदूरी और कीमतों पर भी एक मैक्सिमम सीलिंग लगा दी थी, है ना? हाँ, कोई उससे ज्यादा दाम नहीं ले सकता था। मांस और ब्रेड को राशनड कर दिया गया। किसानों को भी मजबूर किया गया। उन्हें अपना अनाज शहरों में लाने और सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। मैंने पढ़ा है कि ज्यादा महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई थी। बिल्कुल। सभी नागरिकों को पे दे गौलीते, मतलब समानता की रोटी खानी पड़ती थी, जो साबुत गेहूं से बनी होती थी। क्या बात है! मतलब अमीर गरीब सब एक ही रोटी खाएंगे? समानता को भाषण और संबोधन के रूपों के माध्यम से भी लागू करने की कोशिश की गई। अच्छा, वो मसियोर और मैडम की जगह? हाँ, अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सियुथवाया और सियुथवायन यानी नागरिक कहा जाने लगा। चर्चों को भी बंद कर दिया गया था। नीतियों को इतनी बेरहमी से लागू कर रहा था कि उसके समर्थक भी अब मॉडरेशन की मांग करने लगे। उन्हें लगा कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, और यहीं पर हमें 2 अलग-अलग विचार देखने को मिलते हैं। हाँ, एक तरफ क्रांतिकारी पत्रकार कमील डेम्यूलेंस थे। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता एक बच्चे की तरह है जिससे डिसिप्लिन की जरूरत होती है, लेकिन असल में लिबर्टी तो हैप्पीनेस, रीजन, इक्वालिटी, जस्टिस है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अपने सभी दुश्मनों को गिलोटीन करके खत्म करना समझदारी है? हाँ, क्या आप एक व्यक्ति को फांसी दिए बिना उसके रिश्तेदारों और दोस्तों में 10 और दुश्मन नहीं बना लेंगे? और दूसरी तरफ रॉबेस्पियर का भाषण था। बिल्कुल। उसने कहा कि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमें पहले स्वतंत्रता के युद्ध को तानाशाही के खिलाफ खत्म करना होगा। मतलब गणतंत्र के दुश्मनों को देश के अंदर और बाहर खत्म करना होगा। आंतरिक सरकार आतंक पर भरोसा कर सकती है। आतंक कुछ और नहीं बल्कि तेज, गंभीर और इनफ्लेक्सिबल न्याय है। ये तो एंड्स जस्टिफाइज द मीन्स वाली बहस हो गई। बिल्कुल। रॉबेस्पियर के लिए गणतंत्र को बचाने का लक्ष्य इतना बड़ा था कि उसके लिए आतंक का इस्तेमाल जायज था। आखिरकार जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को एक अदालत ने दोषी ठहराया। उसे गिरफ्तार किया गया और अगले ही दिन गिलोटीन पर भेज दिया गया। क्रांति ने अपने ही एक प्रमुख नेता को निगल लिया। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद क्या हुआ? अमीर मिडिल क्लासेस को सत्ता पर कब्जा करने का मौका मिल गया। एक नया संविधान लाया गया और उसने फिर से बिना संपत्ति वाले वर्गों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया। बिल्कुल। और इस बार जैकोबिन्स के एक व्यक्ति शासन से बचने के लिए एक डायरेक्टरी बनाई गई, जो 5 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। हाँ, डायरेक्टर्स के अक्सर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ झड़प होती रहती थी, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती थी। और इसी राजनीतिक स्थिरता ने एक सैन्य तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन सरकार के इन सभी परिवर्तनों के बावजूद स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और बंधुत्व के जो आदर्श थे, वो प्रेरक बने रहे। इन आदर्शों ने अगली शताब्दी के दौरान फ्रांस और बाकी यूरोप में राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया। तो ये कहानी थी राजशाही के अंत से लेकर डायरेक्टरी के दौर तक की, जिसमें आतंक, आदर्श और अस्थिरता सब कुछ था।
बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे कि क्या महिलाओं की भी कोई अपनी क्रांति हुई थी। जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वही तस्वीरें आती हैं, है ना? बेस्टील पर धावा बोलते पुरुष, नारे लगाते क्रांतिकारी। हाँ, गिलोटीन का आतंक। एग्जैक्टली। तस्वीरें भी पुरुषों की ही याद आती हैं, लेकिन जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है वो एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा जरूरी कहानी बताता है। खासकर ये एक तस्वीर फिग 12 जिसमें पेरिस की औरतें वर्साइज की तरफ मार्च कर रही हैं। ये 5 अक्टूबर 1789 का दिन था और इसे जरा ध्यान से देखिए। हाँ। ये कोई शांति मार्च या कैंडल लाइट विजिल नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके हाथों में हथियार हैं, भाले हैं, खेती में काम आने वाले औजार हैं। एक औरत तो जोश भरने के लिए ड्रम भी बजा रही है। सबके चेहरे पर एक जिद है, एक गुस्सा है। ये राजा को वापस पेरिस लाने जा रही थीं। ये तस्वीर अपने आप में एक क्रांति है। बिल्कुल, और यही समझना सबसे जरूरी है। ये क्रांति सिर्फ पुरुषों का अरीना नहीं थी। औरतें शुरू से ही इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थीं। वो हर घटना में मौजूद थीं, हर बदलाव का हिस्सा थीं। लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट और उनकी उम्मीदें पुरुषों से काफी अलग थीं और कहीं ज्यादा गहरी थीं। वो सिर्फ राजा को हटाना नहीं चाहती थी, वो उस पूरे सोशल स्ट्रक्चर को बदलना चाहती थी जिसने उन्हें सदियों से दबा कर रखा था। अच्छा। वो उम्मीद कर रही थी कि इस क्रांति से जो नया समाज बनेगा उसमें उनकी जिंदगियां भी बेहतर होंगी। उनकी अपनी एक लड़ाई थी, अपने मुद्दे थे जो पुरुषों की लड़ाई के साथ भी चल रही थी और कभी-कभी उसके खिलाफ भी। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। तो उनकी जिंदगी थी कैसी? मतलब क्रांति से पहले वो किस हाल में जी रही थीं कि उन्हें हथियार उठाने पड़ गए? देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि थर्ड एस्टेट की ज्यादातर महिलाओं को जीने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करना पड़ता था। अच्छा, क्या क्या काम करती थी वो? वो सिलाई बुनाई करती थीं या कपड़े धोती थीं, बाजार में फूल फल सब्जियां बेचती थीं, या फिर अमीर घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट्स मतलब नौकरानियों का काम करती थीं। एसेंशियली वो इकोनॉमी की रीढ़ थी, लेकिन एक अनरिकॉग्नाइज्ड रीढ़। और ये तो सिर्फ बाहर का काम था। घर की पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी, जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। हाँ, वो तो है ही। खाना बनाना, मीलों दूर से पानी भर कर लाना, बच्चों को संभालना, और ये एक बहुत दिलचस्प डिटेल है, रोटी के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना। घंटों। फिगर 13 में जो बेकरी के बाहर महिलाओं की लाइन है, वो इसी रोजमर्रा के संघर्ष को दिखाती है। आप उस तस्वीर में देखिए, वो एक रस्सी पकड़कर लाइन में खड़ी हैं ताकि कोई धक्का मुक्की ना हो। अच्छा। और सबके चेहरे पर एक थकान और बेसब्री है। जब भी महंगाई बढ़ती थी या खाने की कमी होती थी तो सबसे पहली और सबसे बुरी मार इन्हीं पर पड़ती थी। इन्हीं अपने बच्चों को भूखा देखना पड़ता था। ये तो आज भी कितना रिलेटेबल है। बिल्कुल। भारत के किसी भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास घर को देख लीजिए, जहां महिलाएं नौकरी भी करती हैं और घर भी संभालती हैं। वो जो कहते हैं ना, द क्लासिक डबल शिफ्ट। हाँ, द डबल शिफ्ट। सुबह उठकर बच्चों का टिफिन बनाना, उन्हें स्कूल भेजना, फिर ऑफिस भागना, शाम को आकर फिर से किचन में लग जाना। और सोर्सेज में ये भी साफ लिखा है कि उनकी तनख्वाह पुरुषों से कम थी। हाँ। मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की लड़ाई कोई 21st सेंचुरी का फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, ये 18th सेंचुरी की फ्रांसीसी महिलाओं की हकीकत थी जिसे वो हर रोज जीती थी। एग्जैक्टली। और इन सब के ऊपर उनके पास मौके भी नहीं थे। शिक्षा या नौकरी की ट्रेनिंग तक उनकी पहुंच ही नहीं थी। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां आपकी मेहनत की कीमत भी कम है और आगे बढ़ने के रास्ते भी पूरी तरह से बंद है। तो मतलब पढ़ाई लिखाई का कोई चांस नहीं था? बहुत कम। सिर्फ नोबल्स या थर्ड एस्टेट के अमीर परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। और वो भी क्यों? ताकि उनकी अच्छी शादी हो सके। ओहो। एजुकेशन करियर बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक अच्छे मैरिज प्रपोजल के लिए थी। ये सोच तो हमारे यहाँ भी कुछ पीढ़ी पहले तक कितनी कॉमन थी। हाँ, बिल्कुल थी कि लड़की को बस इतना पढ़ा दो कि अच्छी जगह शादी हो जाए। करियर बनाना तो सेकेंडरी था, या शायद था ही नहीं। लेकिन बात सिर्फ शिकायतों तक ही नहीं रुकी है ना। इन मुश्किलों के बावजूद वो चुपचाप सहती नहीं रही। वो पैसिव विक्टिम्स नहीं थी। नहीं। यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने मुद्दों पर बात करने के लिए अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स और अखबार शुरू किए। हाँ, और ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत ही साहसी कदम था। बहुत ज्यादा साहसी। एक दो नहीं, करीब 60 महिला क्लब्स अलग अलग फ्रांसीसी शहरों में बने। 60, दैट्स अ ह्यूज नंबर। दैट इज है। और ये कोई किटी पार्टी या सिलाई बुनाई के सेंटर नहीं थे।
इनमें सबसे मशहूर था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। अच्छा। ये गंभीर पॉलिटिकल फोरम्स थे जहां महिलाएं अपने अधिकारों पर बहस करती थीं, पैम्पलेट्स छापती थीं और नेशनल असेंबली को पिटिशंस भेजती थीं। वो उस दौर की राजनीति में अपनी जगह बना रही थीं बिना किसी के इजाजत के। तो मतलब ये सिर्फ रोटी और महंगाई का मुद्दा नहीं रह गया था, वो सिस्टम में ही कोई बड़ी चीज मांग रही थी। उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या था? वो वही पॉलिटिकल अधिकार मांग रही थीं जो पुरुषों को 1791 के संविधान ने दिए थे। जैसे कि राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने का अधिकार और पॉलिटिकल ऑफिस संभालने का अधिकार। वो समझ गई थीं कि जब तक वो कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगी तब तक उनके हित हमेशा पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। वो सिर्फ रोटी नहीं बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी मांग रही थीं। वो कह रही थीं कि सिटीजन की परिभाषा में औरतें भी शामिल हैं और अगर नहीं है तो ये क्रांति अधूरी है। वो पावर स्ट्रक्चर को ही चैलेंज कर रही थी। लेकिन 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने तो उन्हें पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दे दिया। हाँ, ये शब्द ही कितना अपमानजनक है। पैसिव सिटीजन्स मतलब क्रांति में कंधे से कंधा मिलाओ, वर्साइल तक मार्च करो, बैस्टिल के हमले में शामिल हो और जब अधिकार बांटने की बारी आए तो आपको कह दिया जाए कि आप पैसिव हैं। आप बस देखती रहिए। हाँ, आप बस देखती रहिए, फैसले पुरुष लेंगे। ये तो बहुत बड़ा धोखा था, एक तरह का बिट्रेयल। हाँ, धोखा तो था, लेकिन शायद उन पुरुष क्रांतिकारियों की नजर में ये धोखा नहीं बल्कि प्राकृतिक व्यवस्था यानी नेचुरल ऑर्डर को बनाए रखना था। वो समानता की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी समानता की परिभाषा में औरत और मर्द बराबर थे ही नहीं। पर ऐसा भी नहीं है कि उनकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनी गई। शुरू में क्रांति के शुरुआती दौर में कुछ बहुत अच्छे बदलाव भी हुए। हाँ, ये भी जरूरी है जानना। क्या थे वो बदलाव? और ये बदलाव छोटे मोटे नहीं थे, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस थे। जैसे राज्य के स्कूल बनाए गए और लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अरे वाह! ये एक रेवोल्यूशनरी कदम था। इसका मतलब था कि अब शिक्षा सिर्फ अमीरों की बेटियों का हक नहीं थी, वो हर लड़की तक पहुंच सकती थी। सही बात है। दूसरा, अब पिता अपनी बेटियों पर जबरदस्ती शादी नहीं थोप सकते थे। मैरिज को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, एक ऐसा समझौता जो आजादी से किया जाए और कानून के तहत रजिस्टर हो। और डिवोर्स को लीगल बना दिया गया और औरत मर्द दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है। बहुत ज्यादा। आज भी कई समाजों में डाइवोर्स को लेकर महिलाओं के लिए कितनी मुश्किल है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाएं अब नौकरी के लिए ट्रेनिंग ले सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी या छोटे मोटे बिजनेस चला सकती थी। तो एक तरह से क्रांति ने उन्हें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का एक रास्ता दिखाया था। एक छोटी सी खिड़की खोली थी। बिल्कुल, एक छोटी सी खिड़की खुली थी जहां से वो एक बेहतर और बराबर भविष्य देख सकती थी। ऐसा लग रहा था कि समाज सच में बदल रहा है, कि उनकी लड़ाई का कुछ असर हो रहा है। लेकिन फिर आया रेन ऑफ टेरर, 1793 से 1794 का दौर। हाँ। और सब कुछ पलट गया। जो खिड़की खुली थी उसे जोर से बंद कर दिया गया, बल्कि उस पर ताला लगा दिया गया। हाँ। जाकोबिन सरकार सत्ता में आई, जो वैसे तो बहुत रेडिकल थी, लेकिन महिलाओं के अधिकारों के मामले में उतनी ही कंजर्वेटिव निकली। अच्छा। उन्होंने महिलाओं के क्लब बंद करने और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। जो महिलाएं मुखर थी, जो नेता थी, उनमें से कई को गिरफ्तार किया गया और कुछ को तो फांसी दे दी गई। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? जो क्रांति समानता के नारे पर खड़ी हुई थी, उसने महिलाओं को पॉलिटिकली साइडलाइन क्यों कर दिया? इसका जवाब शायद सोर्स जी में मिलता है। जैकबिन नेता शाउमेट का एक कोट है जो इस दमनकारी सोच को साफ दिखाता है। वो 1793 में महिलाओं के क्लब बंद करने को जस्टिफाई करते हुए कहता है, क्या प्रकृति ने घरेलू काम पुरुषों को सौंपा है? क्या उसने हमें बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन दिए हैं? नहीं। वो बायोलॉजी का तर्क दे रहा है। हाँ, वो आगे कहता है, उसने पुरुष से कहा, तुम पुरुष बनो, शिकार, खेती, राजनीतिक कर्तव्य ये तुम्हारा साम्राज्य है। उसने स्त्री से कहा, तुम स्त्री बनो, घर के काम, मातृत्व के मीठे कर्तव्य ये तुम्हारे काम है। ये सेपरेट स्फीयर्स का क्लासिक तर्क है। सेपरेट स्फीयर्स यानी दो अलग दुनियाओं वाला तर्क जो बहुत पुराना है। एक दुनिया पुरुषों की पब्लिक स्फीयर जिसमें राजनीति, काम, युद्ध आते हैं, और दूसरी दुनिया महिलाओं की प्राइवेट स्फीयर जिसमें घर, बच्चे, परिवार आते हैं। अच्छा। शॉमेट कह रहा था कि जब महिलाएं राजनीति में आने की कोशिश करती हैं तो वो प्रकृति के खिलाफ जा रही हैं, और ये तर्क आज भी 200 साल बाद भी बिल्कुल इस्तेमाल होता है। हाँ। महिलाओं को राजनीति और लीडरशिप से दूर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। घर कौन संभालेगा, बच्चों का क्या होगा,
शॉमेट बस यही कह रहा था, लेकिन 18वीं सदी के शब्दों में वो उन महिलाओं को बेशर्म कह रहा था जो मर्द बनना चाहती थी। चलिए उन बेशर्म महिलाओं में से एक की बात करते हैं जिन्हें इसी सोच के चलते फांसी दी गई, ओलिम्पे दे गूज। हाँ, ओलिम्पे दे गूज। उनका जिक्र हमारे सोर्सेज में प्रमुखता से है। वो रेवोल्यूशनरी फ्रांस की सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकली एक्टिव महिलाओं में से एक थी। एक नाटककार, एक लेखिका और एक निडर एक्टिविस्ट। What's fascinating here is कि उन्होंने सिर्फ राजशाही का विरोध नहीं किया, वो क्रांति के साथ थी, लेकिन वो अंधी भक्त नहीं थी। उन्होंने नई रेवोल्यूशनरी सरकार की भी आलोचना की, क्योंकि 1789 के मशहूर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में महिलाओं को पूरी तरह से बाहर रखा गया था। उस डॉक्यूमेंट का नाम ही देखिए, राइट्स ऑफ मैन। एग्जैक्टली, वुमेन शब्द ही गायब था। ओलिम्पे दे गूजेस ने इस पाखंड को पहचाना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पाखंड को कैसे एक्सपोज किया? उन्होंने 1791 में अपना खुद का घोषणा पत्र लिखा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। वाह, ये एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल मूव था। उन्होंने पुरुषों वाले डिक्लेरेशन को वर्ड फॉर वर्ड लिया और जहां भी मैन लिखा था वहां वुमेन एंड मैन कर दिया। उन्होंने सिस्टम के पाखंड को उसी की भाषा में, उसी के तर्क से उजागर किया। सोर्स एफ में इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट है, औरत आजाद पैदा हुई है और अधिकारों में पुरुष के बराबर रहती है। कितना सीधा और शक्तिशाली बयान है। और तीसरा पॉइंट, सभी संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो महिला और पुरुष के मिलन के अलावा कुछ नहीं है। वो साफ कह रही थी कि राष्ट्र सिर्फ पुरुषों से नहीं बनता, ये एक पार्टनरशिप है। हाँ, उन्होंने ये डिक्लेरेशन क्वीन को और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को भेजा और मांग की कि इस पर एक्शन लिया जाए। वो सिर्फ लिख नहीं रही थीं, वो बदलाव की मांग कर रही थीं। बिल्कुल, उन्होंने लिखा कि कानून को जनरल विल की अभिव्यक्ति होना चाहिए, जिसमें सभी महिला और पुरुष नागरिकों की व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी होनी चाहिए। वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी बराबरी की बात कर रही थी कि मौका सिर्फ टैलेंट और एबिलिटी के आधार पर मिले, जेंडर के आधार पर नहीं। वो कह रही थी कि अगर महिलाओं को गिलोटीन पर चढ़ाया जा सकता है तो उन्हें संसद में बोलने का हक भी होना चाहिए। Exactly. So what does this all mean? उन्होंने सिस्टम के डबल स्टैंडर्ड्स को, उसके दोगलेपन को सबके सामने लाकर रख दिया। वो कह रही थी कि आप लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, लेकिन ये इक्वालिटी सिर्फ आधी आबादी के लिए है। हाँ। लेकिन सच बोलने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब उन्होंने जेकोबिन सरकार की ज्यादती और महिलाओं के क्लब बंद करने की आलोचना की, तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 1793 में उन्हें गिलोटीन पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई। ओलिम्पे दे गूज की मौत के बावजूद ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। फ्रांस की इन क्रांतिकारी महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियां एक इंस्पायरिंग मेमोरी बनकर जिंदा रहीं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की कि अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, वो खैरात में नहीं मिलते। और ये लड़ाई कितनी लंबी चली? सोर्स साफ कहता है कि महिलाओं के वोटिंग के अधिकार और समान वेतन के लिए आंदोलन अगले 200 सालों तक दुनिया भर में चलते रहे। ये लड़ाई फ्रांस की गलियों से निकलकर एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट बन गई, जिसकी जड़ें हमें ओलिम्पिक दे गूज जैसी महिलाओं के संघर्ष में मिलती हैं। और सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी देखिए, जिन फ्रांसीसी महिलाओं ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की क्रांति में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, जिन्होंने वर्साइज तक मार्च किया, जिन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स चलाए, जिन्होंने अपनी जान दी, उन्हें फ्रांस में वोट देने का अधिकार आखिरकार 1946 में मिला। 1946 में? हाँ, 1946, क्रांति के लगभग 150 साल बाद। तो क्या महिलाओं की क्रांति हुई थी? जवाब सीधा नहीं है। ऐसा लगता है कि बड़ी क्रांति के अंदर उनकी अपनी एक क्रांति चल रही थी, एक ऐसी क्रांति जो पुरुषों की क्रांति के साथ भी थी और कभी-कभी उसके खिलाफ भी। हाँ, उन्होंने संघर्ष किया, कुछ अधिकार हासिल किए, फिर उन्हें खो दिया, लेकिन उनकी लड़ाई ने एक ऐसी चिंगारी जला दी जो सदियों तक जलती रही और आज भी जल रही है। अगर हम इसे कनेक्ट करें टू द बिगर पिक्चर, तो ये संघर्ष सिर्फ एक राजा को हटाने या एक नया संविधान बनाने का नहीं था। ये इस बात का संघर्ष था कि एक सिटीजन की परिभाषा क्या है। सही बात है। क्या नागरिकता सिर्फ पुरुषों का विशेषाधिकार है? और ये जेंडर की उन गहरी धारणाओं को पलटने का संघर्ष था जो आज भी समाज में मौजूद हैं, कि औरत की सही जगह घर में है और मर्द की बाहर। ओलिम्पे दे गूज और उनके जैसी हजारों महिलाओं ने इस धारणा पर सबसे पहले और सबसे जोरदार हमला किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब हम गुलामी के उन्मूलन यानी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी पर चर्चा करेंगे। हाँ, और ये फ्रांसीसी क्रांति का एक ऐसा पहलू है जो अक्सर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारों के नीचे दब जाता है। ये जैकोबिन शासन के सबसे क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था, लेकिन इसकी कहानी सीधी नहीं है। इसमें इतने उतार चढ़ाव और विरोधाभास हैं कि सिर चकरा जाए। बिल्कुल। मुझे हमेशा ये बात बहुत अजीब लगती है कि एक तरफ तो आप मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी पूरी इकोनॉमी इंसानों की खरीद फरोख्त पर चल रही है। ये तो डबल स्टैंडर्ड की इंतहा है। हाँ, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सोर्स हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये गुलामी का सिस्टम कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। ये उस वक्त की ग्लोबल इकोनॉमी का आप कह सकते हैं इंजन था। इंजन? हाँ, सोर्स हमें बताता है कि कैरिबियन में फ्रांस की कॉलोनियां थीं, मार्टिनिक, ग्वेडोलोप और सबसे जरूरी सैन डोमिंगो। ये आज के जमाने के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह थी। अच्छा, मतलब इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। एग्जैक्टली। यहां से तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी चीजें पूरे यूरोप में सप्लाई होती थी। आप सोचिए, यूरोप में एक नया नया अमीर हुआ क्लास उभर रहा था, जिसे सुबह अपनी कॉफी चाहिए, जिसे अपनी चाय में चीनी चाहिए, और कपड़े रंगने के लिए नील। ये उस समय की लग्जरी आइटम्स थीं और इनकी डिमांड आसमान छू रही थी। ये आज के आईफोन या ब्रांडेड कपड़ों जैसा स्टेटस सिंबल था। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। इन कैरिबियन द्वीपों पर जाकर उस उमस भरी गर्मी में गन्ने के खेतों में काम कौन करेगा? सही बात है। यूरोप से तो कोई जाने को तैयार नहीं होगा। मतलब आज भी अगर किसी को कहा जाए कि दिल्ली मुंबई की आरामदायक जिंदगी छोड़कर किसी बहुत दूरदराज अनजान जगह पर मजदूरी करो, तो कौन जाएगा? तो लेबर की भारी कमी थी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत ही भयानक सिस्टम बनाया गया, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड यानी यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार, जो 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इसे ट्रायंगुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल था। फ्रांस के बोर्दो या नांते जैसे पोर्ट से जहाज चलते थे। सोर्स में इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है और वो वाकई दिल दहला देने वाली है। ये व्यापारी जहाज लेकर अफ्रीका के तट पर जाते थे और वहां स्थानीय सरदारों से गुलाम खरीदते थे। ये अक्सर वो लोग होते थे जिन्हें लड़ाइयों में बंदी बनाया गया होता था या जिन्हें अगवा कर लिया जाता था। और फिर जो होता था वो और भी भयानक था। उन गुलामों को दागा जाता था। एक मिनट, दागा जाता था मतलब जैसे जानवरों पर निशान लगाते हैं वैसे, गरम लोहे से? हाँ, ताकि ये पहचाना जा सके कि कौन सा इंसान किस मालिक की प्रॉपर्टी है। उसके बाद उन्हें जंजीरों में बांधकर जहाजों में ठूंस दिया जाता था। हे भगवान! सोर्स बताता है कि उन्हें जानवरों की तरह भरा जाता था ताकि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा कार्गो ले जाया जा सके। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये इंसान को एक वस्तु में बदल देने की प्रक्रिया थी। और फिर 3 महीने का लंबा समुद्री सफर अटलांटिक महासागर के पार। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उन हालात में जिंदा रहना कैसा होता होगा। बहुत कम लोग बचते थे। भूखमरी, बीमारियां, घुटन से अनगिनत लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। और जो बच जाते थे? और जो बचकर कैरिबियन पहुंचते थे, उन्हें वहां बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। जैसे आज मंडियों में अनाज या सब्जियों की नीलामी होती है, वैसे उस वक्त इंसानों की नीलामी होती थी। परिवारों को अलग कर दिया जाता होगा। हाँ, परिवार के लोगों को अलग अलग मालिकों को बेच दिया जाता था। वो शायद फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे। और इसी शोषण की नींव पर बोर्दो और नानसे जैसे शहर अमीर हो रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी इमारतें, उनकी चमक दमक, ये सब लाखों लोगों के आंसुओं और खून से बनी थीं। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे आज हम फास्ट फैशन के कपड़े पहनते हैं और ये नहीं सोचते कि इन्हें बनाने वाले मजदूर को शायद ठीक से दिहाड़ी भी नहीं मिली होगी। बिल्कुल सही पॉइंट है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉयटेशन था जिसे उस समय की इकोनॉमी ने न सिर्फ स्वीकार कर लिया था, बल्कि वो इसी पर निर्भर थी। तो अब यहाँ क्रांति का एंगल आता है। हाँ, और मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि क्रांति तो बात कर रही थी मनुष्य के अधिकारों की। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन का पहला आर्टिकल ही कहता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और अधिकारों में बराबर रहते हैं। तो फिर सीधा सीधा सवाल ये था कि क्या ये अधिकार गुलामों पर भी लागू होते हैं? और यही सवाल नेशनल असेंबली के लिए गले की हड्डी बन गया। सोर्स साफ बताता है कि इस पर लंबी लंबी बहसें हुई। एक तरफ वो लोग थे जो क्रांति के आदर्शों को मानते थे और कहते थे कि गुलामी मनुष्य के अधिकारों का खुला उल्लंघन है, और दूसरी तरफ एक बहुत शक्तिशाली बिजनेस लॉबी थी।
वो व्यापारी और बागान मालिक जिनकी पूरी दौलत इसी दास व्यापार पर टिकी थी। तो उनका क्या तर्क था? उनका तर्क बहुत सीधा था। वो कहते थे कि अगर आपने गुलामी खत्म कर दी तो फ्रांस की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, कॉलोनियों से जो पैसा आ रहा है वो बंद हो जाएगा, ये देश के हित में नहीं है। तो नेशनल असेंबली ने सालों तक कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं। वो इस मुद्दे को टालते रहे। ये दिखाता है कि पैसे की ताकत और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के सामने बड़े बड़े क्रांतिकारी आदर्श भी कैसे बौने पड़ जाते हैं। ये तो आज भी होता है। जब भी पर्यावरण को बचाने के लिए कोई सख्त कानून लाने की बात होती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां कहने लगती हैं कि इससे डेवलपमेंट रुक जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, इकोनॉमी बैठ जाएगी। मानसिकता वही है, मुनाफा आदर्शों से ऊपर है। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, और वो फ्रांस से नहीं बल्कि कॉलोनी से ही आया। सैन डोमिंगो, जो आज का हाइती है, वहां 1791 में गुलानों ने एक जबरदस्त विद्रोह कर दिया। अच्छा। तो तुसॉन लुवेचर जैसे नेताओं के नेतृत्व में उन्होंने अपनी आजादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया। ये इतिहास की सबसे सफल स्लेव रिवोल्ट्स में से एक थी। तो मतलब फ्रांस में बैठे नेता जो फैसला नहीं ले पा रहे थे, वो जमीन पे लोगों ने खुद ले लिया। एग्जैक्टली। अब जैकोबिन सरकार, जो क्रांति की सबसे रैडिकल सरकार थी, उसके पास कोई चारा नहीं बचा। उन्हें समझ आ गया कि इस विद्रोह को दबाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने क्या किया? तो 1794 में उन्होंने एक ऐतिहासिक कानून पास किया। कन्वेंशन ने फ्रांसीसी साम्राज्य की सभी कॉलोनियों में दास प्रथा को खत्म कर दिया। ये एक प्रैग्मेटिक मूव भी था और आइडियोलॉजिकल भी। वो विद्रोहियों को अपने साथ मिलाना चाहते थे। ये तो बहुत बड़ी जीत लगती है। मतलब आखिरकार आदर्शों की जीत हुई। लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी इतनी ही आदर्श थी? मतलब कानून पास होते ही क्या सब कुछ बदल गया? नहीं। जिन मालिकों की पूरी कमाई इसी सिस्टम पे टिकी थी, उन्होंने इतनी आसानी से हार मान ली? नहीं, यही तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सोर्स कहता है कि ये एक शॉर्ट टर्म मेजर साबित हुआ। ये आजादी सिर्फ 10 साल चली। सिर्फ 10 साल? हाँ। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया और उसने आते ही गुलामी को फिर से शुरू कर दिया। क्या मतलब एक पूरा यू टर्न? ये तो ऐसा हुआ जैसे सरकार कोई बहुत बड़ा सुधार कानून लाए, मान लीजिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और अगली सरकार आते ही उसे कूड़ेदान में फेंक दे। बिल्कुल यही हुआ। पर नेपोलियन ने ऐसा क्यों किया? वो तो खुद को क्रांति का वाहक कहता था। इसके लिए हमें बागान मालिकों की मानसिकता समझनी होगी। सोर्स में एक बहुत ही कमाल की लाइन है। बागान मालिक अपनी आजादी का मतलब ये समझते थे कि उन्हें अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार शामिल है। ओह। उनके लिए आजादी का मतलब था पैसा कमाने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, भले ही उसके लिए किसी दूसरे इंसान की आजादी छीनी पड़े। मतलब मेरी आजादी तुम्हारी आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये तो स्वतंत्रता की बहुत ही स्वार्थी परिभाषा है। हाँ। ये तो वही बात हुई कि किसी फैक्ट्री मालिक के लिए मुनाफा कमाने की आजादी अपने मजदूरों को मिनिमम वेज देने की जिम्मेदारी से ज्यादा बड़ी हो जाए। बिल्कुल। और नेपोलियन एक साम्राज्यवादी सोच का आदमी था। उसकी नजर अमेरिका में एक बड़े फ्रांसीसी साम्राज्य पर थी। उसे लगा कि कॉलोनियों को आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाने के लिए गुलामी जरूरी है। तो उसने बिजनेस लॉबी के दबाव में आकर ये फैसला लिया। हाँ, और अपने साम्राज्यवादी सपनों को पूरा करने के लिए उसने क्रांति के सबसे बड़े सुधार को पलट दिया। ये दिखाता है कि पावर स्ट्रक्चर्स कितनी आसानी से बदलते नहीं हैं। तो 1794 में मिली आजादी बस एक धोखा थी? एक तरह से हाँ, उसे वापस छीन लिया गया और फ्रांसीसी कॉलोनियों से गुलामी को जड़ से खत्म करने में 1848 आ गया। 1848? मतलब पहली घोषणा के 54 साल बाद एक पूरी पीढ़ी इंतजार में गुजर गई उस कानूनी आजादी को दोबारा हासिल करने में जो उनसे छीन ली गई थी। इसी से जुड़ा सोर्स में 1794 की एक तस्वीर का भी जिक्र है जो दासों की मुक्ति का जश्न मनाती है। चलिए इस तस्वीर को थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि तस्वीरें अक्सर वो कहानी कहती हैं जो शब्दों में नहीं होती। हाँ, ये तस्वीर बहुत फैसिनेट करती है। पहली नजर में ये बहुत प्रगतिशील और क्रांतिकारी लगती है। ऊपर फ्रांस का तिरंगा झंडा है जिसपे लिखा है मनुष्य के अधिकार, नीचे लिखा है गुलामों की आजादी, माहौल जश्न का है। लेकिन जब आप तस्वीर को ध्यान से देखती हैं तो कुछ और नजर आता है। एक फ्रांसीसी महिला, जो शायद फ्रांस का प्रतीक है, वो अफ्रीकी और अमेरिकी इंडियन लोगों को यूरोपीय कपड़े दे रही है। हाँ। सोर्स कहता है कि वो उन्हें सभ्य मतलब सिविलाइज बनाने की तैयारी कर रही है। ये बहुत सटल लेकिन बहुत पावरफुल डिटेल है। कॉम्प्लेक्स है, एक श्रेष्ठता का भाव। मतलब संदेश ये है
कि अब तुम आजाद तो हो, लेकिन असली इंसान या सभ्य बनने के लिए तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा, हमारे कपड़े पहनने होंगे, हमारी संस्कृति अपनानी होगी। ये एक तरह का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, कल्चरल इंपीरियलिज्म है, जो क्रांति के लिबास में छिपा है। तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें शारीरिक गुलामी से तो आजाद कर रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें मानसिक और सांस्कृतिक रूप से हमारा गुलाम बनना होगा। बिल्कुल। अपनी पहचान छोड़ो और हमारी पहचान अपना लो, तभी तुम सभ्य कहलाओगे। बिल्कुल, ये एक तरह का पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड है, मतलब वो खुद को बड़ा और सामने वाले को बच्चा समझकर बर्ताव कर रहे थे। ये रवैया दिखाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों की भी अपनी सीमाएं थीं। वो किसी व्यक्ति के शरीर को तो जंजीरों से आजाद कर सकते थे, लेकिन उनके अपने दिमाग में जो नस्लीय और सांस्कृतिक भेदभाव की जंजीरें थीं, वो उन्हें नहीं तोड़ पाए। सही बात है। उनके मन में ये बात बैठी हुई थी कि यूरोपीय संस्कृति ही श्रेष्ठ है। तस्वीर में जमीन पर टूटी हुई जंजीरें और शाही मुकुट जैसी चीजें पड़ी हैं, जो गुलामी और राजशाही के अंत का प्रतीक है। लेकिन जो नई आजादी दी जा रही है, वो भी एक तरह की सांस्कृतिक कैद ही है। सही कहा। ये दिखाता है कि प्रेजुडिस या भेदभाव कितना गहरा होता है। कानून एक दिन में बदल सकता है, लेकिन मानसिकता बदलने में सदियां लग जाती हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। गुलामी का उन्मूलन कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये एक लंबा, गंदा और विरोधाभासों से भरा संघर्ष था। इसमें आदर्श थे, लेकिन साथ ही क्रूर आर्थिक हकीकतें भी थीं। इसमें जीत थी, लेकिन वो जीत भी छीन ली गई। तो ये पूरा अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली आजादी सिर्फ कानून बना देने से मिलती है, या उसके लिए समाज की सोच को बदलना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों की कहानी नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है जिसे इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर तीनों का सहारा मिला हुआ था। और शायद यही सवाल आज भी सबसे ज्यादा मायने रखता है। सोर्स हमें दिखाता है कि अधिकार देना एक बात है और किसी को दिल से बराबर मानना बिल्कुल दूसरी। ये संघर्ष उस दौर में भी था और किसी न किसी रूप में आज भी जारी है कि अधिकार और आजादी आखिर हैं किसके लिए और उनकी शर्तें कौन तय करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम क्रांति और रोजमर्रा की जिंदगी पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना, कि क्या राजनीति सच में लोगों के कपड़े पहनने का तरीका, उनकी भाषा या वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं, इन सब को बदल सकती है? बिल्कुल। और फ्रांस में 1789 के बाद के सालों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जिंदगी में ऐसे कई बदलाव देखे गए। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस की बात नहीं थी। बात थी कि वो आइडियल्स जैसे लिबर्टी और इक्वालिटी आम आदमी की जिंदगी में कैसे उतरते हैं। तो चलिए इसी को अनपैक करते हैं। सबसे बड़ा और इमीडिएट चेंज क्या था? सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक, जो 1789 की गर्मियों में बास्तील के पतन के तुरंत बाद लागू हुआ, वो था सेंसरशिप की समाप्ति। ओके, तो सेंसरशिप का हटना। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। ओल्ड रेजिम में क्या होता था और अब क्या बदल गया? देखिए, ओल्ड रेजिम में कोई भी लिखित सामग्री या सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे किताबें, अखबार, नाटक, वो तभी पब्लिश या परफॉर्म हो सकती थीं जब उन्हें राजा के सेंसर से मंजूरी मिल जाए। मतलब सरकार तय करती थी कि लोग क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे। बिल्कुल, एक तरह का टोटल कंट्रोल था इन्फॉर्मेशन पर। अरे, ये तो वैसा ही है जैसे आज भी कुछ देशों में होता है, या जैसे फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड होता है, पर यहाँ तो हर किताब, हर अखबार के लिए था। सही कहा। लेकिन अब मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, उसने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नेचुरल राइट घोषित कर दिया। और इसका असर क्या हुआ? एकदम से सब कुछ बदल गया होगा। बिल्कुल, एक धमाके जैसा था। फ्रांस के शहरों में अखबारों, पैम्पलेट्स, किताबों और छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई? हाँ, जैसे आज कोई खबर वायरल होती है और व्हाट्सएप पर फैल जाती है, वैसे ही ये प्रिंट मटेरियल शहरों से तेजी से देहातों तक पहुंचने लगा। अच्छा। और इनमें फ्रांस में हो रही घटनाओं और बदलावों पर जोर शोर से चर्चा होती थी। यहाँ ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि प्रेस की आजादी का मतलब था कि विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। एग्जैक्टली। मतलब अब एक ही नैरेटिव नहीं था, सरकार के पक्ष में भी लिखा जा रहा था और विपक्ष में भी। हाँ, और हर पक्ष प्रिंट के माध्यम से दूसरों को अपनी बात समझाने की कोशिश करता था। एक तरह का बैटल ऑफ आइडियाज शुरू हो गया था, जो अब सड़कों पर और लोगों के घरों में लड़ा जा रहा था। लेकिन एक सवाल है, ये जो लिबर्टी या जस्टिस जैसे बड़े बड़े आइडियाज थे, जिनके बारे में पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने मोटी मोटी किताबें लिखी थीं, वो तो सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे।
आम जनता तक ये बातें कैसे पहुंची? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर नाटकों, गीतों और त्योहारों के जुलूसों की भूमिका आती है। अच्छा। हाँ, इन चीजों ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। जो पढ़ नहीं सकते वो देख और सुन तो सकते थे। मतलब एंटरटेनमेंट के थ्रू एजुकेशन। जैसे आजकल किसी सोशल इशू पर कोई हिट फिल्म या गाना बन जाता है और वो बात सब तक पहुंच जाती है जो शायद किसी लंबे चौड़े भाषण से ना पहुंचे। एकदम सही। ये एक तरीका था जिससे आम लोग उन विचारों को समझ सकते थे और उनसे जुड़ सकते थे। जैसे सोर्स में ली गई एक तस्वीर है, द पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस। हाँ, मैंने देखी है वो। ये 1790 का एक प्रिंट है जो न्याय मतलब जस्टिस के विचार को टैंजिबल यानी साकार बनाने की कोशिश करता है। हाँ, मैं देख रही हूँ। इसमें एक तरफ एक मोटा पादरी है जिसे दो लोग एक प्रेस में निचोड़ रहे हैं बिल्कुल। और उसकी दौलत नीचे गिर रही है। ये ग्रीड को दिखा रहा है और कैसे चर्च की संपत्ति स्टेट द्वारा ली जा रही है। सही पकड़ा। ये इमेज तो मतलब शब्दों से ज्यादा पावरफुल है। यही तो बात है। ये एक इमेज आपको भ्रष्टाचार, न्याय और इक्वालिटी तीनों आइडियाज एक साथ समझा देती है। क्रांति के इस दौर के बाद 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। ये कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, बहुत बड़ा ट्विस्ट। उसने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतना शुरू कर दिया, पुराने राजवंशों को हटाकर अपने परिवार के सदस्यों को वहां का राजा बनाया। पर वो खुद को देखता कैसे था? एक विजेता। वो खुद को यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में देखता था। तो क्या वो एक हीरो था या विलेन? क्योंकि उसने कई कानून भी तो लागू किए, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा और डेसिमल सिस्टम पर आधारित वेट्स एंड मेजर्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम। ये तो बहुत प्रोग्रेसिव कदम थे। यही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। शुरू में कई लोगों ने नेपोलियन को एक मुक्तिदाता, एक लिबरेटर के रूप में देखा जो लोगों के लिए आजादी लाएगा। अच्छा, लोगों को उम्मीद थी उससे। बहुत। लेकिन जल्द ही उसकी सेनाओं को हर जगह एक हमलावर सेना, एक इन्वेडिंग फोर्स के रूप में देखा जाने लगा। मतलब अच्छे दिन का वादा करके आया पर बाद में इरादे कुछ और निकले। कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। लेकिन उसके कई उपाय जो क्रांति के विचारों जैसे लिबर्टी और मॉडर्न लॉज को यूरोप के दूसरे हिस्सों में ले गए, उनका असर तो रहा होगा। हाँ, उनका असर नेपोलियन के जाने के बहुत बाद तक लोगों पर रहा। वो चला गया पर उसके आइडियाज रह गए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या थी? लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स, ये फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन थे। और ये सिर्फ फ्रांस तक नहीं रुके? नहीं, ये विचार फ्रांस से 19वीं शताब्दी के दौरान बाकी यूरोप में फैले, जहां सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम्स को खत्म कर दिया गया। और इसका असर सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा है ना? बिल्कुल नहीं। जो देश गुलाम थे, मतलब कॉलोनाइज्ड पीपल्स, उन्होंने स्वतंत्रता के इस विचार को अपने आंदोलनों में एक सॉवरन नेशन स्टेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और सोर्स में तो भारतीय उदाहरण भी दिए गए हैं, टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय। हाँ, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांतिकारी फ्रांस से आ रहे विचारों पर प्रतिक्रिया दी। राजा राम मोहन रॉय के बारे में कुछ बताइए। राजा राम मोहन रॉय तो उन लोगों में से थे जो उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से बहुत प्रेरित थे। 1830 में जब उन्होंने फ्रांस में जुलाई क्रांति के बारे में सुना तो वो बहुत उत्साहित हुए। अच्छा। एक दिलचस्प किस्सा है कि जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो केप टाउन में चोट लगने के बावजूद हाँ? वो उन जंगी जहाजों को देखने गए जिन पर क्रांतिकारी तिरंगा झंडा, ट्राइकलर फ्लैग लहरा रहा था। वाह, मतलब विचारों की कोई सरहद नहीं होती। फ्रांस में उठी एक लहर का असर हिंदुस्तान में भी महसूस किया जा रहा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये घटना कितनी ग्लोबल सिग्निफिकेंस की थी। सही बात है। ये बताता है कि आजादी और बराबरी के विचार यूनिवर्सल हैं। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 1, French Revolution of Class 9th NCERT India and the Contemporary World. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.